Hello everyone, this is मानवी शर्मा and welcome to DLED B.Ed Academy। बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है DLED B.Ed Academy, जहां पर आपको DLED और BLED के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको भी DLED और B.Ed के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है DLED B.Ed Academy, और आप कमेंट सेक्शन में भी अपना सब्जेक्ट और अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। आज हम आपको टीचिंग्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है बीएड की, इसकी ईवीएस की बहुत ही बेहतरीन मैराथन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो इवनिंग में 6 PM मेरा मैराथन सेशन हुआ था ईवीएस का, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो उसको बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन ईवीएस मैराथन लेकर आई हूँ, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट? यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में कौन सा ये इनमें से इस्तेमाल होता है? फ्रीऑन, टेफ्लॉन, एथेलॉन और बेंजोल। तो बताइए बच्चों। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेऑन। ठीक है, फ्रेऑन जो है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये देखिए ढंग से टाइप नहीं हो पाया है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैज़ लेड टू इरोजन ऑफ फर्टाइल सॉइल, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या ऑल ऑफ अबव। यानी कि ये पूछा जा रहा है इसमें कि जो वन का जो हमें हानि हो रही है, वो उससे क्या हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो उससे हमें ये सब ही नुकसान पहुंच रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो सॉइल है वो भी फर्टाइल नहीं हो पा रही है। ठीक है, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बढ़ती जा रही है। वनों के कटने पर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो भी खोता जा रहा है। तो इसके सभी रीजंस हैं, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। What are the consequences of excessive mining in an area? मतलब एक क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खान खोदी जा रही हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे देखिए एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होता है, देखिए डिफॉरेस्टेशन भी होता है, माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी होता है ना। माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हमारा मतलब है कि जनसंख्या अपनी ज़्यादा संख्या में एक जगह से दूसरी जगह में पलायन करती है। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इज कॉल्ड। यानी कि ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है, उसकी ग्रोथ का जो ट्रेंड है उसको स्टडी करना, उसकी प्रेडिक्शन को स्टडी करना फ्यूचर ग्रोथ में, इसको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस्ड पर 1000 इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। यानी कि पर 1000 इंडिविजुअल्स पर जो बेबी प्रोड्यूस किए जाते हैं, उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों उस रेट को हम कहते हैं नेटैलिटी। क्या कहते हैं बच्चों? नेटैलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट्स इज कॉल्ड। जब बर्थ और डेथ रेट इक्वल हो जाती है तो उस जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड? यानी कि इनमें से वो जाति बताइए, वो प्रजाति बताइए जो कि इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मतलब अभी इंडेंजर्ड हुई नहीं है बट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसकी कगार पर है। तो क्या है इसमें से? हॉक्सबिल टर्टल है, रेड पांडा है, साई वेल है, या फिर एशियाटिक टॉर्टोइज है? बताइए बच्चों, आप लोग क्या कहते हो, टॉर्टोइज या टॉर्टस? इसको टॉर्टस प्रोनाउंस करते हैं वैसे। इसका जो सही आंसर है वो है हॉक्सबिल टर्टल। ठीक है, क्या है? हॉक्सबिल टर्टल। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज मीन? ये जो अभी मैं आपको बता रही थी, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया
कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, हाई रिस्क ऑफ इंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड, लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड सून, या नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी। तो ये है एक्सट्रीमली हाई रिस्क, जो मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसका विलुप्त होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, उसी को हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे कब मनाया जाता है। 5 अप्रैल, 21 मई, 5 मार्च या 1 मई, बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर है मई 21। जिन बच्चों ने मई 21 आंसर लगाया है वो उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज इंडेंजर्ड एंड ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इनमें से गिर, एशियाटिक लाइन्स, बंगाल टाइगर, पिकॉक और रेड पैंडा में से बताइए वो कौन सा स्पीशीज़ है, वो कौन सा जानवर है जो इंडेंजर्ड भी है और भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। बताइए बच्चों, इसका सही आंसर है बंगाल टाइगर। क्या है? बंगाल टाइगर। ठीक है, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग हिंट्स। ये जो नीचे जो हिंट दी गई हैं उसे पहचानिए कि यह कौन सा जानवर है। एन इंडेंजर्ड माउंटेन गोट स्पीशीज, यानी कि एक इंडेंजर्ड पर्वतीय कौन है? गोट, बकरी की प्रजाति है। एक इंडेंजर्ड पर्वतीय पहाड़ी बकरी की प्रजाति है ये, और ये स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजकीय पशु है ये। तो कौन है भाई? स्नो लेपर्ड, नीलगिरी ताहर, एशियाटिक लायन या फिर गोल्डन लेपर्ड, कौन है भाई? बताइए। ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है, नीलगिरी ताहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is included in the objectives of IUCN? IUCN का इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं भैया? IUCN में कौन कौन सा उद्देश्य है IUCN का? बताइए। टू प्रोवाइड साइंटिफिक डाटा ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़, यानी कि जाति प्रजाति का स्टेटस बताते हैं उनका कि वो है या नहीं है, विलुप्त हो गई हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं या है ही नहीं बिल्कुल। और दूसरा, टू प्लान अ लेआउट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता की उसका संरक्षण करने का एक प्लान भी लेआउट करते हैं। तो बताइए IUCN के ये दोनों ऑब्जेक्टिव हैं या नहीं है, या एक ही है, या दोनों ही हैं, या कोई भी नहीं है? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं IUCN के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following endangered species is found in काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क में इसमें से कौन सी स्पीशीज पाई जाती है? वन हॉर्न राइनोसोरस, यानी कि एक सींग का गैंडा, और स्नो लेपर्ड, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बच्चों इसका सही आंसर है वन हॉर्न राइनोसेरस। और आपको पता होगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में है, और ये वन हॉर्न राइनोसेरस ये भी असम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर्ड स्पीशीज इज फाउंड इन काजी। अच्छा ये तो हो गया, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, बताइए पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर होगा दोनों, क्योंकि पर्यावरण में दोनों ही आते हैं, बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंदर आते हैं? बताइए। सॉइल, टेम्परेचर और जो लाइट है वो पर्यावरण के किस घटक के अंदर आता है? तो जैविक के, भौतिक के, या मानव निर्मित, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर है भौतिक, यानी कि फिजिकल। ठीक है, फिजिकल को हम लोग अबायोटिक भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, किस में आते हैं? बताइए। तो पर्वत, पठार, मैदान, घाटी ये सब स्थलमंडल में आते हैं। कहाँ आते हैं? स्थलमंडल में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैव मंडल? बताइए। पृथ्वी का 2/3 भाग बच्चों जल मंडल है। क्या है? जल मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धूल के कारण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैव मंडल? जल्दी बताइए। धूल है क्या ये? धूल के कारण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है? बकरी, सांप, मेंढक या बाज? बताइए। तृतीय श्रेणी का बताइए। थर्ड कंज्यूमर। इसका आंसर है बाज। ठीक है, क्या है? बाज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अपघटक, सर्वाहारी, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। जैसा कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि अपघटित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक, जिसको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होती है? बताइए। खरगोश को, सांप को, मोर को या सभी को समान ऊर्जा मिलेगी? बताइए बच्चों। इसका सही आंसर होगा मोर। मोर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी क्योंकि सबसे लास्ट में मोर ही तो है, और एनर्जी पॉइंट बाय पॉइंट कम होती ही जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव बहुदिशीय होता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1955, 1965, 1972 या 1982? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? बच्चों इसका सही आंसर होगा 1972। क्या? 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21, वो बताइए किस वर्ष में जारी किया गया था? 1972, 1982, 1992 या फिर 2002? बताइए बच्चों। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। ओके, नाउ नेक्स्ट। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में? बताइए बच्चों कब हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत? इसका सही आंसर होगा 1973, ऑप्शन नंबर बी, 1973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय, वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल? बताइए कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों। खाद्य चक्र, श्रृंखला, अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास पर पिरामिड? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को बच्चों खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक पर्यावरण में शामिल है? जैविक पर्यावरण में बच्चों क्या शामिल है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी? बताइए। तो बच्चों इसमें जो है बायोटिक फैक्टर्स में ये सभी शामिल हैं, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक भी, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं, या फिर दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, या फिर दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों दोनों ने आंदोलन
दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, ठीक है। किस पर है? पर्यावरणीय मुद्दों पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, बताइए वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में? बताइए बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरियो, वॉशिंगटन या स्टॉकहोम? बताइए। इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो। क्या है? रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक के अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को या फिर द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को? बताइए बच्चों। इसका सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि जो मेंढक है वो तो क्या है, नहीं जो टिड्डा है वो तो उसको खा लेता है पेड़ पौधों को, तो वो तो फर्स्ट कंज्यूमर हुआ, और जो मेंढक है वो द्वितीय कंज्यूमर हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से जो प्राथमिक उपभोक्ता है उससे द्वितीय उपभोक्ता को ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर कृषि भूमि? बताइए। तो बच्चों, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो है समुद्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? बताइए बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभयदिशीय? बताइए। तो खाद्य श्रृंखला में बच्चों ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो होता है एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौरमंडल? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सौरमंडल। क्या? सौरमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता है, बताइए बच्चों चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो बच्चों, जो चिपको आंदोलन है उनके जो प्रणेता हैं वो हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? WWF, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WWF, ठीक है, WWF। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 10% नियम दिया था, बताइए 10% नियम, 10% लॉ जो दिया था वो किसने दिया था? लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बेकमैन द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो बच्चों, जो 10% लॉ दिया था, 10% नियम, वो दिया था लिंडमैन ने, ठीक है। कौन है? लिंडमैन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा? बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, तालाब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, बताइए बच्चों कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को? तो बच्चों,
वन महोत्सव जो हमारे देश में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वन महोत्सव 1 जुलाई। क्या? वन से वन महोत्सव कब बनता है? 1 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं बोलती चल रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों आप उनको प्लीज़ लिखते चलिएगा। ठीक है, अपने एक कोई नोटबुक ले लीजिए, नोट डाउन करते चलिएगा। तो क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। बताइए कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है सुंदरवन। नागालैंड की पर्वत क्रमशः नागालैंड के जो पर्वत होते हैं वो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? बताइए, भारतीय वन्यजीव संस्थान, बताइए बच्चों। ये है देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर है ये? देहरादून में। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं बच्चों? 5%, 5%। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? बताइए, WWF का जो प्रतीक है वो कौन सा जानवर है? तो वो है जायंट पांडा। क्या है? जायंट पांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? बताइए, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका आंसर है वनोन्मूलन के। ठीक है, किसके विरुद्ध था? वनोन्मूलन के। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। बताइए, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, 3 मार्च को। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर हैं बच्चों? बताइए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये बच्चों नई दिल्ली में है। ठीक है, और बच्चों वीडियो को लग कर देखिएगा क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद आपके लिए पेडागोजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं। बस एक बार ये वन लाइनर ख़त्म हो जाए, थोड़े से और बचे होंगे, इसके बाद आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पेडागोजी के MCQs हैं, तो डोंट मिस द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बताइए, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आंसर है पीटर्सबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है। बताइए, तो ये कहाँ पर है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की जो विविधता है वो सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है बच्चों? 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? तो बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1973 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। कहाँ पर है ये? कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। बेतला पार्क कहाँ पर है बच्चों? तो बेतला पार्क है बिहार में। बी फॉर बेतला, बी फॉर बिहार। ठीक है, 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है बच्चों? महरौली के समीप। कहाँ पर है? महरौली के समीप। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में। कब हुई थी बच्चों? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो वाइल्ड एस होते हैं उनका अभ्यारण्य कहाँ पर है? बताइए बच्चों, उनका जो अभ्यारण्य है वो है गुजरात में। कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में। अभ्यारण्य सेंचुरी यानी कि राइनो सेंचुरी, कौन सा ऐसा सेंचुरी है, अभ्यारण्य है जो राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा। और ये कहाँ पर है बच्चों? असम में। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल व असम में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? बताइए, तो सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ के लिए संरक्षित हैं। किसके लिए? बाघ के लिए, टाइगर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? भारत का प्रथम तितली बटरफ्लाई उद्यान कहाँ पर है? तो वो है बन्नर घट्टा जैविक उद्यान। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बन्नर घट्टा, बी फॉर बटरफ्लाई, बी फॉर बन्नर, बन्नर घट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। ये सभी बी से है, बी फॉर बेंगलुरु, बी फॉर बन्नर घट्टा, बी फॉर बटरफ्लाई। ठीक है,
भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं बताइए। तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर जो क्षेत्र हैं संरक्षित वो हैं 46। कितने हैं? 46। पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है बताइए। पानी कहाँ पर तीनों ही रूप में उपलब्ध है, गैस, तरल और ठोस के रूप में? इसका आंसर है हाइड्रोस्फीयर। कहाँ पर? हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है बताइए। तो कुल सतह में जो जलमंडल है वो है 70% पृथ्वी की, ठीक है। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है बताइए। तो भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान है वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। कहाँ पर है ये? मुंबई में, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। इसके बाद दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है बताइए बच्चों। दुनिया में जो रबड़ है उसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है थाईलैंड। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZIS की स्थापना कब हुई बताइए। ZIS की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है। जीवाश्म ईंधन किससे बना होता है? मुख्य रूप से कार्बन। पनबिजली किस श्रेणी में आती है? पनबिजली आती है ऊर्जा के अक्षय स्रोत में। किस श्रेणी में आती है? ऊर्जा के अक्षय स्रोत में। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है। जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। क्या छोड़ता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्थल मंडल कहते हैं, जो कि मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल। वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है। किसके साथ मापा जाता है? बैरोमीटर के साथ। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। किससे मापते हैं बच्चों? बैरोमीटर से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जो बायोडाइवर्सिटी उसका जो ह्रास हो रहा है, उसका जो लॉस हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बच्चों आपका 1 लाइनर का लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का सृजन कब किया गया था? तो इसका सृजन किया गया था 1985 में। कब किया गया था बच्चों? 1985 में। चलिए बच्चों, अब आपके लिए पेडागोजी के बेहतरीन क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेषी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, या जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। बताइए, इसमें से EVS पढ़ाने का प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को परिभाषाएं जो हैं वो नहीं सिखाई जाती और मूल्यांकन भी बच्चों का उस टाइम पे नहीं किया जाता है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। EVS पाठक पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। जो EVS की जो बुक है उसमें रेलवे टिकट का जो नमूना दिखाया गया है वो किस लिए दिखाया गया है? उसका क्या मतलब है? तो छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना है? नहीं भाई, छात्रों को रेल किराया बता के हम क्या करेंगे? उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना, ये भी नहीं। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। भैया अभी तो वो निर्णय क्या ही ले पाएंगे, अभी तो छोटे ही बच्चे हैं। वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। हाँ, अवसर देना ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है और पेडागोजी में हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ ही पकड़नी होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, जो पहेली और पजल्स जो होती हैं वो शामिल करने का इनमें से क्या उद्देश्य नहीं है? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकास करना, तो भैया ये तो है, ये तो उद्देश्य है उनमें, मतलब चिंतन क्षमता जो है वो उसको डेवलप करना, ये तो इसका उद्देश्य है पहेली का। छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये भी है। छात्रों के मन को भ्रमित करना, भाई ये नहीं हो सकता, मन को भ्रमित करना ये कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे नोट नहीं पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है, तो भ्रमित करना उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। ठीक है, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना, हाँ भाई इसकी तो अनुमति हम दे सकते हैं। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, हाँ भाई इसकी भी हम लोग, पर चिड़िया के लिए खाना साथ नहीं ले जा सकते जानवरों के लिए। ठीक है, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, हाँ ये सही है, वो क्या भोजन खाते हैं इसकी पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा खाना ले जाना इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए बच्चों? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। ठीक है, हाँ ये होना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं नहीं। पास या फेल के रूप में, पास या फेल तो करना ही नहीं है भैया बच्चे को, ये तो ऑप्शन देख के ही इसको काट दो। ठीक है, तो परीक्षाएं भी नहीं करानी भाई। प्राथमिक स्तर का बच्चा है, मूल्यांकन वैसे भी इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन मूल्यांकन के रूप में जो हम बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। नहीं भैया, अनुशासन नहीं बनाना है, छात्रों को कंट्रोल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही काट दो, वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसमें सहायता एक तो सीखने की बात हो रही है और एक सहायता की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। हर दिन, अच्छा। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, एकमात्र, ये भी आंसर नहीं हो सकता। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। नहीं, उनसे हमें क्या लेना देना है भाई, बच्चों का है, बच्चों का ही देखना पड़ेगा कि शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करनी है तो उसमें अपने और स्वयं के विचारों का निर्माण करें और उन्हें स्पष्ट करने के अवसर प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र को यानी कि मैप को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या क्या शामिल है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, या फिर स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। जो हम कविताएं और कहानी कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उससे हमें क्या मदद मिलती है? पाठ को सुखद और रोचक बनाती हैं, ये विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करती हैं और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा भी देने में मदद करती हैं। शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में और छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। ऊर्जा से क्या करना है भाई हमको? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बढ़ावा देना है, जो बहुत ही इसमें जो बढ़ावा देना जो शब्द है वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वर्ड है। इसमें छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देना जो बताया गया है, तो यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। किस चीज़ की मदद मिलती है? अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानना, या फिर विषय में रुचि का विकास करना। बताइए, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करना, ठीक है। क्या होगा? अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्रीली उनको घटनाओं का अन्वेषण करने दें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी। वह उपयोग कर रही है या कर रहा है? बताइए क्या कर रहा है? प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच या फिर डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच? बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरक दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकसित करना। तो ये तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते थे, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, या बच्चे की याद करने की क्षमता। बताइए, बच्चों से जो प्रश्न किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ठीक है, बच्चे क्या जानना चाहते थे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों है? क्योंकि यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, या फिर यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, यह उनकी मदद करेगा। भाई त्योहारों पर चर्चा हो रही है, फसल जो मतलब त्योहारों पे जो अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है उस पर चर्चा हो रही है, तो इससे उनको क्या मदद मिलेगी? बच्चों को इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझाना, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करना, या फिर डी दोनों, ए और बी? बताइए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, यह समय के साथ बदलता रहता है, इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, या इसका विस्तार होता रहता है। बताइए क्या है?
क्योंकि यह समय के साथ बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गतिशील क्यों है? क्योंकि यह समय के साथ बदलता रहता है, डायनेमिक है। ठीक है। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। किस लिए? केवल प्रयोग के लिए, या प्रयोगशाला केवल काम करती है? दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, या हाथों के अनुभव ही? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। तो व्यवहारिक कार्य जो बच्चे करते हैं तो उससे क्या होता है, वो सामग्रियों से भी जुड़ते हैं और उनके अप्रत्यक्ष अनुभवों से भी जुड़ते हैं। ठीक है। अपना लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? यानी कि जो साइंस शिक्षण जो होता है, विज्ञान का शिक्षण होता है, उसमें दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, स्कूल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हमें पूरी जो अपनी पढ़ाई है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही रखनी होती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास ईवीएस की मैराथन। और बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक्स